हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल सुमूम क्लासेस में। दोस्तों आज से जो है आपके ब्रह्मास्त्र बैच का जो डेमो है, यानी ब्रह्मास्त्र बैच में आपको कैसे हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी, उसका आज एक डेमो हम आपको दिखा रहे हैं। इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज आपको तैयार कराया जाएगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस ब्रह्मास्त्र बैच में जो भी चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर कराया जाएगा वो आपके पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और आपके मॉडल पेपर सभी को मिलाकर क्वेश्चन को बनाया गया है। तो ये समझ लीजिए, अगर आप इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करते हैं जो आपको ब्रह्मास्त्र बैच में कराए जा रहे हैं, तो इससे एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर नहीं आएगा। सब क्वेश्चन इसी क्रैश कोर्स ब्रह्मास्त्र बैच के अंदर से ही आपको सारी चीजें मिल जाएगी, ठीक है। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा और एक एक पॉइंट अपना अच्छे से तैयार कीजिए, ठीक है। और इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो बच्चे अभी तक इस ब्रह्मास्त्र बैच को नहीं ज्वाइन किया या किसी भी बैच को नहीं ज्वाइन किया, अगर आप किसी भी बैच को ज्वाइन किए हैं, चाहे टॉप 100 बैच या क्रैश कोर्स, तो ब्रह्मास्त्र बैच आपको फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी तक अगर आपने शुभम क्लासेस का कोई भी बैच नहीं ज्वाइन किया है, तो अब ये आपके लिए अंतिम मौका है और इसे आप अपने हाथ से मत जाने दीजिए। जिसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 899 रुपए है, तो 899 पेमेंट करके आप जल्द से जल्द जो है बैच को ज्वाइन कर लें। इसमें क्या है, 45 दिन में पूरी आपके पूरे हर एक सब्जेक्ट की पूरी कंप्लीट तैयारी होने वाली है। कैसे तैयारी होगी उसी का डेमो मैं आपको दिखा रहा हूं। कैसे होगा कि इस में जितने भी, जैसे पहला चैप्टर है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, इसके हर एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं सभी क्वेश्चन को कराया जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हर एक चैप्टर का कराया जाएगा। इसमें आपको क्या मिलेगा बेटा, लाइव क्लास मिलेगा। जो बच्चे लाइव क्लास नहीं देख पाएंगे वो रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, पिछले 3 साल का पेपर है, गेस्ट पेपर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। हर संडे आपका टेस्ट है और जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन सभी चीजों के लिए स्पेशल ट्रिक है, ठीक है। इसकी प्राइस सिर्फ कितनी है, 899 रुपए। ओके चलिए, और सबसे पहली बात कि वीडियो का वन शॉट के बाद चैप्टर वाइज आपको हर एक चीज बेटा आपको चैप्टर वाइज मिलेगा। कोई भी चीज खिचड़ी करके यानी मिक्स करके आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ज्वाइन कैसे करना, आप सिंपल अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पे जाइए, वहां पे सर्च करिए शुभम क्लासेस ऐप। देखिए 1 लाख से अधिक बच्चे जो है डाउनलोड किए हुए हैं। उस ऐप को डाउनलोड करना है, ऐप को ओपन करके डायरेक्ट जो है आप ब्रह्मास्त्र बैच में जाइए और वहीं पे पेमेंट करके डायरेक्ट आप जुड़ जाइए। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो ये शुभम क्लासेस के ऑफिशियल नंबर पर आप पेमेंट करके जो है उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप कर देंगे तो आपको बैच में 15 मिनट के अंदर जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब आइए बेटा आपके क्वेश्चन पर। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन आपके कराए जा रहे हैं ये हर साल किसी न किसी बोर्ड परीक्षा में पूछे गए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, इन्हें रेखा चित्र बनाकर समझाइए। यानी कि प्रकाश परावर्तन क्या है, रेखा चित्र बनाकर समझाना है। तो सबसे पहली बात कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, सबसे पहले इसे समझें। परावर्तन यानी कि टकराकर वापस आना, यानी प्रकाश किरणों का किसी चिकनी या चमकदार सतह से टकराकर वापस अपने माध्यम में लौट आना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग इसकी परिभाषा लिखिए ध्यान से कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी या चमकदार सतह से टकराकर सतह पर आपतित होता है तो प्रकाश का अधिकांश भाग यानी कि ज्यादा से ज्यादा भाग, अधिकांश भाग सतह से टकराकर वापस अपने माध्यम में लौट आता है, वापस अपने माध्यम में
लौट आता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। यह है प्रकाश का परावर्तन। अब इसके साथ साथ कह रहा कि इन्हें रेखा चित्र बनाकर समझाइए। तो रेखा चित्र कैसे बनाना है? जैसे मान लीजिए ये आपका कोई परावर्तक सतह है या चिकनी या चमकदार सतह है। ठीक है, ये मान लेते हैं हमारा कोई चिकनी सतह है। अब इस चिकनी सतह पर मान लीजिए कोई प्रकाश किरण इस प्रकार से तिरछा आपतित होता है। ठीक है, और जैसे ही इस बिंदु पर आपतित होता है तो ये क्या होता है, इस बिंदु से परावर्तित होकर वापस अपने माध्यम में लौट जाता इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, तो ये घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। ये क्या है? ये है बेटा आपकी आपतित किरण, क्योंकि ये आकर पड़ रही है। ये हो गई क्या? आपतित किरण। यानी कि जो किरण चिकनी या चमकदार सतह की तरफ आती है उसे कहते हैं आपतित किरण, और जो उससे टकराकर वापस जाती है उसे कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं? ये आपकी कौन सी किरण है? परावर्तित किरण। ठीक है, ये आपकी कौन सी किरण हो गई? परावर्तित किरण। ठीक है, आगे बात समझ में। ये जिस बिंदु पर बेटा आकर पड़ती है इस बिंदु को बोलते हैं बेटा हम आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा भाई? अच्छा, इसको किसी अलग कलर से दिखा दे, नहीं तो इस लगेगा। ठीक है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट है आपका आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु है? आपतन बिंदु है। ठीक है, यानी जहां प्रकाश किरण आकर पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। अगर इसी आपतन बिंदु पर हम क्या करें? एक अभिलंब खींच लें। इसी पर क्या खींच लें? एक अभिलंब खींच लें। ये हमारी क्या हो गई? अभिलंब। यानी कि उस बिंदु पर 90 अंश की कोण बनाती हुई अगर कोई रेखा खींच दो तो वो क्या कहलाती है? अभिलंब कहलाती है। ठीक है बेटा, आगे बात समझ में। तो ये है आपका अभिलंब। ठीक, अब ये जो आपकी आपतित किरण है और ये जो परावर्तित किरण है, इन दोनों के बीच में जो कोण बनता, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कौन सा कोण बनता? आपतन कोण। परावर्तित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण और इसके बीच में जो कोण बनता है ये, इसे बोलते हैं अपवर्तन कोण, और इसे लिखते हैं आर से। किससे लिखते हैं? आर, सॉरी, परावर्तन कोण। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये इसका क्या हो गया? किरण आरेख भी हो गया। समझ में आ गई? अच्छे से बात समझ में आ गई। चलिए अब यहीं पे लगे हाथ परावर्तन के कुछ नियम है उनको भी समझ लेते हैं। तो क्या क्या नियम है? तो हेडिंग लगा लो इसी में, परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, इसे भी हम लोग समझ लेते हैं भाई क्या नियम है। तो सबसे पहली बात यह है बेटा कि परावर्तन के दो नियम है, जिसमें सबसे पहला क्या है? सबसे पहला नियम यह कहता है कि ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण और ये आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों कहां होते हैं? एक ही तल में होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यही है, लिखिए कि आपतित किरण आपतित किरण, ठीक, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों कहां होते हैं? एक ही तल में होते हैं। ठीक है, ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या कहता है? ध्यान से देखना बेटा। दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी आपतन कोण जो आई है ये हमेशा परावर्तन कोण आर के बराबर होगा। ठीक है, आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन
कोण के बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। अर्थात इसको हम मैथमेटिकली भाषा में लिख सकते हैं, अर्थात ठीक है, मैथमेटिक्स में अगर इसे प्रदर्शित करना हो तो कोण I बराबर कोण R, जहां I क्या है? आपतन कोण है। ये कोण I क्या है आपका? ये जो I है यही है आपका आपतन कोण। यही आपका क्या है? आपतन कोण। और ये जो कोण R है ये है आपका परावर्तन कोण। कौन सा कोण है? परावर्तन कोण। ठीक है बेटा, ये पहली स्लाइड आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई? बोलो जल्दी हाँ या ना। क्लियर है यहां तक? जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, और वैसे भी आपको नोट्स ऑलरेडी हम आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक है, तो हमें नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है? ध्यान से देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि अवतल दर्पण के सम्मुख स्थित वस्तु का प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए जबकि वस्तु की स्थिति। इसमें सबसे पहली कंडीशन क्या दे रखी है? वस्तु कहां स्थित है? वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है? कोई अवतल दर्पण है। ये क्या है? हम मान लेते हैं ये आपका कोई अवतल दर्पण है। ठीक, और ये अवतल दर्पण का क्या हो गया बेटा? ध्रुव P। ये अवतल दर्पण की क्या हो गई बेटा? ये वाली जो लाइन है ये लाइन कौन सी हो गई? मुख्य अक्ष की। कौन सी लाइन हो गई? मुख्य अक्ष की। अब इसी मुख्य अक्ष पर आपकी वक्रता केंद्र और फोकस दोनों स्थित होते हैं। अब मान लीजिए यहां कहीं आपका वक्रता केंद्र होगा जिसे C बोलेंगे, और वक्रता केंद्र और जो आपका ध्रुव है इन दोनों के ठीक बीचों बीच में आपका क्या होता है बेटा? फोकस होता है F। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वस्तु कहां स्थित है? वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर। तो दूरी हमेशा कहां से नापी जाती है? ध्रुव से नापी जाती है। अब ये रहा वक्रता केंद्र, इधर से नापो तो वक्रता केंद्र यहां हो गया। अब कह रहा वक्रता केंद्र से अधिक यानी इससे ज्यादा, यानी वस्तु को यहां कहीं रखा गया। यहां कहीं आपका वस्तु रखा गया है ए बी। इस वस्तु का नाम ले लिया हमने ए बी। ठीक है, दूरी कहां से नापी जाती है? ध्रुव से। कितनी दूरी नापनी है? वक्रता केंद्र से अधिक। तो वक्रता केंद्र C यहां से यहां तक हो गया, इससे थोड़ा ज्यादा चाहे इतनी यहां कर लो, यहां कर लो, यहां कर लो, कहीं भी कर लो, तो यानी वक्रता केंद्र से अधिक होना चाहिए। ठीक, अब किरण आरेख बनता कैसे है भाई? एक प्रकाश किरण क्या होती है? मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर जाती है इस प्रकार से, और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें क्या होती हैं बेटा? परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस फोकस से होकर जाती हैं। ऊपर थोड़ा सा ना न्यू ऑफिस बन रहा तो उसमें ठोकने की आवाज आ रही है। ठीक है, तो जिससे जो है थोड़ा सा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, और कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए इतनी बात यहां तक समझ में आई। एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें क्या होती हैं? फोकस से वापस आती हैं। तो ये फोकस से टकराकर इस प्रकार से फोकस से होकर चली जाती है। दूसरी प्रकाश किरण कहां से जाएगी? दूसरी प्रकाश किरण आपकी जाएगी वक्रता केंद्र यानी कि C से होती हुई। तो दूसरी प्रकाश किरण ये वक्रता केंद्र C से, और वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें क्या होती हैं? हमेशा जिस रास्ते से जाती हैं उसी रास्ते से वापस लौट आती हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि वक्रता केंद्र से जो भी लाइन जाती है वो क्या होती है? दर्पण पर लंबवत पड़ती है, और लंबवत पड़ने वाली लाइन क्या होती है? हमेशा टकराकर वापस लौट आती है। जैसे एग्जांपल के रूप में अगर आप एक कोई गेंद ले लो या बॉल ले लो, उसको आप बिल्कुल ऐसे 90 अंश के कोण पर छोड़ो तो जिस रास्ते पर वो जाती है टप्पा खाकर वापस उसी रास्ते पर आती है। लेकिन अगर आप उसको ऐसे थोड़ा सा तिरछा फेंकेंगे तो वो टप्पा खाने के बाद वापस आपके पास नहीं आती, बल्कि जैसे जाती है उतना एंगल बनाते हुए निकल जाती है। तो ये यहां से आप बिल्कुल सिंपल तरीके से सीख सकते हैं कि C से जाने वाली वापस अपने रास्ते पे क्यों आती? क्यों? क्योंकि केंद्र को, ठीक है, अब ये क्या है देखा जाए तो इस पूरे गोले का केंद्र बन जाएगा, और अगर केंद्र को गोले के ऊपर किसी भी बिंदु यानी परिधि के किसी भी बिंदु से मिलाया जाए तो वो हमेशा क्या होता है? लंबवत होता है। ठीक, अब दोनों बेटा जहां एक दूसरे को कट कर रहे हैं यहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है, A डैश B डैश। तो क्या लिखेंगे भाई कि जब वस्तु वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। ठीक है, तो यहीं पे लिख लेते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र से
अधिक दूरी पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। वक्रता केंद्र व फोकस के बीच उल्टा वास्तविक और वस्तु से छोटा बनता है, और वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है बेटा, आगे बात समझ में। अब ये चीज एक हम आपको लिख के समझा दिए हैं। अब बाकी क्या करेंगे, जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे फिगर हम आपको अच्छे से समझा देंगे। बाकी ये वाली लाइन आप लिख लेना। क्यों? क्योंकि ये वाली लाइन ही फिगर ही तो देख के लिखना है। सिंपल सा प्रतिबिंब कहां बन रहा भाई, सी और एफ के बीच बन रहा है। सी और एफ के बीच स्थित कहां है, वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर। वो हेडिंग में ही दिया है, तो यही लिखोगे, जब वस्तु वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है भाई, जहां बनता है देख लो कहां बन रहा है, सी और एफ के बीच बन रहा है। कैसे बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है, उल्टा बन रहा है और वास्तविक बनेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। इस बार वस्तु कहां स्थित हो रहा है, वक्रता केंद्र पर। तो चलिए सबसे पहले जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक अवतल दर्पण है। ये क्या, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण का क्या हो गया बेटा, ध्रुव हो गया। यहां कहीं मान लीजिए इसका वक्रता केंद्र है सी, और यहां कहीं इसका क्या होगा बेटा, फोकस होगा एफ। अब इस बार वस्तु कहां स्थित हो रहा है, आपका वक्रता केंद्र यानी सी पर ही स्थित है। इस बार वस्तु कहां स्थित हो रही है, सी पर वस्तु स्थित हो रही है, ए बी। ये आपका वस्तु हो गया। अब इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, फिर वही सिंपल सी लाइन, एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर, ठीक, और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें क्या होती हैं, अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली जाती हैं। इस प्रकार से ये प्रकाश किरण क्या हो गई बेटा, आपकी फोकस से होकर निकल गई। दूसरी प्रकाश किरण क्या होगी, अब इसके आगे फोकस पड़ रहा तो फोकस से लेके जाओ, ठीक, या और फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें क्या होती हैं भाई, परावर्तन के पश्चात हमेशा क्या होती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं। कहां जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं। ठीक है, यहां कहीं एफ। ठीक है, ठीक, और ये हो गई बेटा आपकी मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर। ये ठीक, ये मुख्य अक्ष के समांतर। अब जो दोनों एक दूसरे को जहां पे कट कर रही हैं, देखो यहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा, उल्टा बन रहा है, और देखा जाए तो हाइट में क्या है, बराबर है, उल्टा बन रहा है। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो हाइट में क्या है बेटा, बराबर है। ठीक है, हाइट में क्या है, बराबर। ठीक, तो ये नेक्स्ट लाइन हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होता है तब उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर वस्तु के बराबर, उल्टा और वास्तविक बनता है। ठीक है, आई बात समझ में, चलिए ठीक है, लिख लोगे, समझ में आ गया, एकदम समझते चलो चीजों को, एकदम बेहतरीन ढंग से समझते चलो। ठीक है, एक बार बेटा जल्दी से आप सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर कर दो। जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए बेटा, लाइक करके जल्दी से आप लोग सेशन को शेयर कर दो, जिससे और भी बच्चे इस लाइव सेशन में जुड़ सकें। चलिए नेक्स्ट अगला है,
वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच। इस बार वस्तु कहां है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो ये रहा वक्रता केंद्र, ये रहा फोकस, इसके बीच में, यानी यहां कहीं वस्तु है। तो अगर वस्तु यहां कहीं है तब इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहला काम इसे बना लो। ये आपका क्या हो गया, मान लीजिए ये आपका कोई अवतल दर्पण, ठीक। ये आपका हो गया बेटा आपका क्या, ध्रुव यानी कि P। यहां कहीं हो गया आपका फोकस F और यहां कहीं हो गया आपका वक्रता केंद्र C, ठीक है। आई बात समझ में? इस बार वस्तु कहां है? C और F के बीच में, यानी यहां है, C और F के बीच में। इस प्रकार से यहां पे वस्तु रखा हुआ है A B, ठीक। अब इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या रूल बताया गया? हमेशा एक प्रकाश किरण क्या करो, मुख्य अक्ष के समांतर भेजो, और यह परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगा? फोकस से होकर चला जाएगा। दूसरी प्रकाश किरण फोकस से होकर जाएगी, ठीक। दूसरी प्रकाश किरण कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। और फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण क्या होती है? परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है, ठीक। कहां जाएगी ये? मुख्य अक्ष के समांतर इस प्रकार से चली जाएगी। दोनों एक दूसरे को जहां पे कट करेंगे वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो दोनों एक दूसरे को कहां कट कर रहे हैं? यहां पे कर रहे हैं, तो यहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा A डैश, सॉरी, ये आपका हो गया A डैश और ये B डैश। कहां बना? वक्रता केंद्र से दूर, यानी वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर। तो क्या लिखोगे? जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित होता है तब उसका प्रतिबिंब, चलो लिख देते हैं, ठीक है। जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित होता है तब वस्तु का प्रतिबिंब कहां बन रहा है बेटा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर, वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर, वस्तु से कैसा है? बड़ा है, वस्तु से बड़ा, और कैसा है? वास्तविक है, और उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है। ठीक है, आगे बात समझ में? तो बस सिंपल सा किरण आरेख खींचना है, जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वही चीज क्या करना है? लिख देना है। यही पूरा इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला क्या है? नेक्स्ट पॉइंट कह रहा फोकस तथा दर्पण के ध्रुव के बीच, यानी ये फोकस है, ये ध्रुव है, इन दोनों के बीच इस बार वस्तु का यहां रखा गया है। तो चलिए देखते हैं भाई इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। ये क्या है भाई? सिंपल सा बना लो, ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका हो गया ध्रुव P, यहां कहीं मान लीजिए आपका हो गया फोकस F, यहां कहीं आपकी हो गई बेटा वक्रता केंद्र C। अब वस्तु कहां है? फोकस और ध्रुव के बीच, यानी यहां कहीं है, यहां कहीं पे वस्तु है आपका A B। अब इस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? चलिए चेक करते हैं भाई। फिर क्या करना है? एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर इस प्रकार से भेज देंगे, ठीक। अब मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरण जाती है परावर्तन के पश्चात कहां से वापस आती है? फोकस से। तो ये रहा फोकस, यानी ये क्या हो जाएगी? इस प्रकार से, ये इस प्रकार से फोकस से होकर क्या हो गई? वापस आ गई। दूसरी प्रकाश किरण कहां से भेजोगे भाई? दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र ये है, यहां से भेज दो।
अब देखो ये प्रकाश किरण जिस रास्ते पे गई, ये प्रकाश किरण क्या हो गई, वक्रता केंद्र यानी सी से होकर इस प्रकार से गई और वापस इसी रास्ते पे लौट आएगी, जिस रास्ते से गई इसी रास्ते पे। अब इसे थोड़ा और पीछे बढ़ा लो, ये प्रकाश किरण जो आ रही है, इसको जैसे जैसे आगे बढ़ाते जाओगे दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे से क्या हो रही हैं, फैलती जा रही हैं, तो आगे तो मिलेंगी नहीं, तो इसको थोड़ा पीछे बढ़ाओ भाई, इसको इस प्रकार से पीछे बढ़ाया गया। तो जब दोनों को इस तरीके से पीछे बढ़ाया गया तो दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पर क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं, वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा इस प्रकार से। ए डैश डी डैश। प्रतिबिंब कहां बना, दर्पण के पीछे बना। कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है, और कैसा है, बड़ा। तो अभी यही दो लाइन क्या करेंगे, यहां पे लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, जब वस्तु फोकस तथा दर्पण के ध्रुव के बीच हो, कहां हो, दर्पण के ध्रुव के बीच हो, तब उसका प्रतिबिंब कहां बन रहा भाई, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे सीधा, ठीक, सीधा के साथ साथ आभासी और वस्तु से छोटा है कि बड़ा, और वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है बेटा, आगे बात समझ में, बोलो जल्दी हाँ या ना। तो चारों केस आपको अच्छे से समझ में आए। तो इस तरीके से वस्तु को कहीं पे भी रखा जाएगा तो अब आप प्रतिबिंब आसानी से बना लोगे, बोलो हाँ या ना। बस दो केस और बचा है, कौन सा, एक अनंत पे और दूसरा ध्रुव पे, सॉरी फोकस पे। तो अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, फोकस पे होगा तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। बस सिंपल सी बात है। बात समझ में आ गई यहां तक, बोलो जल्दी हाँ या ना, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ा जाए। एक बार आप सभी लोग वीडियो को बेटा लाइक कर दो और जल्दी से अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दो, बहुत कम, ठीक है। इस लाइव सेशन में संख्या धीरे धीरे कम हो रही है, ठीक है, कम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, जल्दी से शेयर करते रहो। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, किरण आरेख खींचकर समझाइए। ये तो बात थी अवतल दर्पण की। अब क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल दर्पण में किस तरीके से प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए देखते हैं भाई उत्तल दर्पण। तो ये रहा आपका उत्तल दर्पण, पहचानना आता है ना उत्तल और अवतल, बता देते हैं। जैसे मान लो ये अगर आपका कोई दर्पण है, अगर इसके उभरे हुए भाग पर हम क्या करें, पॉलिश कर दें, ठीक, इस भाग पर पॉलिश कर दें, तब ये दर्पण कौन सा हो गया, तब ये दर्पण बेटा आपका अवतल हो गया। लेकिन अगर इसी के हम इस प्रकार से धंसे हुए भाग पर पॉलिश कर दें, गहरे वाले भाग पर, ठीक, तब ये दर्पण कौन सा हो गया, उत्तल हो गया। ठीक है, कौन सा दर्पण हो गया, उत्तल हो गया। तो दोनों में फर्क समझ में आया। अवतल में क्या होता है, जो हम पॉलिश करते हैं वो उभरे हुए भाग पर करते हैं, और उत्तल में क्या होता है, पॉलिश हम गहरे भाग पर यानी धंसे हुए भाग पर करते हैं। ठीक है, चलिए तो इस बार यहां पॉलिश क्या करेंगे, गहरे भाग पर कर लेंगे हम लोग, धंसे हुए भाग पर। चूंकि अब ये जो आपका उत्तल दर्पण है, इस उत्तल दर्पण की ये हो गया बेटा आपका ध्रुव। अब इसका वक्रता केंद्र और फोकस कहां होगा, इसका मुंह इधर खुला होगा, इसका मुंह किधर खुला, उस साइड खुला है, तो यानी इस साइड इसका फोकस होगा यहां F, और यहां इसका क्या होगा, वक्रता केंद्र C होगा। यहां क्या होगा, इसका वक्रता केंद्र C होगा।
अब कह रहा है कि इसमें प्रतिबिंब किस प्रकार बनता। अब मान लीजिए इसके सामने इधर तो आपका हो गया अनंत और इधर एक पॉइंट है ध्रुव, तो अनंत और ध्रुव के बीच मान लो यहां कहीं वस्तु रखा हुआ, ठीक है, मान लो यहां कहीं वस्तु रखा हुआ AB। अब इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, चलो फिर वही काम, एक प्रकाश किरण क्या होगा, मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर, और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण क्या होगी, परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी, फोकस से। ये है आपका फोकस, इस प्रकार से ये क्या हो जाएगी, चली जाएगी, ठीक। ये मुख्य अक्ष के समांतर आई प्रकाश किरण और यहां पे टकराई, टकराने के बाद यानी परावर्तित होकर ऐसे चली गई। अब इसको अगर पीछे बढ़ाया जाएगा तो ऐसा लग रहा है कि ये प्रकाश किरण फोकस से होकर जा रही है। दूसरी प्रकाश किरण कहां से जाएगी, वक्रता केंद्र से मिला दो भाई दूसरे को, तो दूसरी प्रकाश किरण कहां से जाएगी बेटा, आपकी वक्रता केंद्र यानी कि C से होकर जाएगी। अब वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली जो भी प्रकाश किरणें होती हैं वो क्या होती हैं, अपवर्तन के परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती हैं, ठीक है। यानी अब इसका क्या हो जाएगा, ये देखो इस प्रकार से ऐसे सीधे जाएगी, ठीक। अब C से टकराएगी, टकराने के बाद वापस इसी रास्ते पे लौट आएगी, तो ये जब वापस लौटेगी तो ऐसा लगेगा कि ये क्या होगा, इसी रास्ते से जा रही है, C से ना। तो दोनों एक दूसरे को जहां पे काट रहे हैं यहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, B' और A', ठीक है, दोनों एक दूसरे को जहां पे कट करेंगे वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। आगे बात समझ में। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, किरण आरेख खींचकर दर्शाइए। किरण आरेख हमने खींचकर दर्शा दिया, अब आपको हम इसको लिखवा देते हैं कि भाई किस प्रकार से बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा कहां बनता है भाई, कहां बन रहा है, ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है। कैसा बनता है, सीधा बनता है और आभासी बनता है। तो दो लाइन लिख लो कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव सीधा और आभासी बनता, सदैव सीधा और आभासी बनता है, ठीक है बेटा। आगे बात समझ में, बोलो। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव सीधा और आभासी बनता है, हमेशा सीधा बनता है, ठीक है। और यही कारण है कि गाड़ियों में जो साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है वो आपका उत्तल दर्पण ही होता है। क्या होता है, उत्तल दर्पण ही होता है, क्योंकि उसमें प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के नियमों का उल्लेख कीजिए। प्रकाश के अपवर्तन के नियमों का उल्लेख कीजिए। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है बेटा, दो नियम है। कौन कौन से, एक तो वही पहला नियम, कौन कौन सा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, ठीक है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, स्नेल का नियम। जो अपवर्तन का दूसरा नियम है उसी को क्या कहा जाता है, स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो अगर नाम बदल के आए तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको फिगर के द्वारा समझाते हैं। जैसे मान लो ये आपकी कोई सतह है, ठीक है। हमने मान लिया ये हमारा क्या सतह है जो दो माध्यमों को अलग कर रहा है। मान लो इधर माध्यम 1 है और इधर माध्यम 2 है। अब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। मान लो ये कोई प्रकाश किरण है जो इस बिंदु पर, ठीक है, मान लो ये कोई प्रकाश किरण है जो इस पहले माध्यम से, ठीक है, पहले माध्यम में इस प्रकार से आपतित होता है और आपतित होने के बाद दूसरे वाले माध्यम में प्रवेश करता है, ठीक है। ये आपतित हो गया, आपतित हुआ, अब ये दूसरे माध्यम में क्या कर रहा है, प्रवेश करता है इस प्रकार से।
तो जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाता है बेटा, विचलित हो जाता है। अपने मार्ग से क्या होता है, विचलित हो जाता है। इसको जाना तो चाहिए बेटा ऐसे सीधे, लेकिन अब ये सीधे ना जाके क्या हो रहा है, मुड़ जा रहा है, यानी कि अपवर्तित हो जा रहा है। ठीक है, ठीक। देखो ये प्रकाश किरण अगर ठीक है, इसको जाना तो चाहिए सीधे, लेकिन अब ये सीधे ना जाने के बजाय क्या हो रहा है, अपने रास्ते से मुड़ जा रहा है। तो ये सीधे ना जाके मुड़ जा रहा है, तो ये जो मुड़ जा रहा है इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। सिंपल सी बात लिखो, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। पहले अपवर्तन समझ लो, फिर नियम। ठीक, तो एक हेडिंग लगाओ, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, क्या परिभाषा बनी, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। प्रकाश की इस घटना को, प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में, बोलो जल्दी, क्लियर है। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है, और इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, ये जिस बिंदु पर प्रकाश किरण आके पड़ रही है इसे हम बोलते हैं बेटा आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। ठीक है, और अगर हम इस आपतन बिंदु पर एक अभिलंब खींचे, ये वाली लाइन हमारी कौन सी लाइन हो गई, ये लाइन हो गई हमारी अभिलंब। क्या हो गया, अभिलंब। ठीक, ये कौन सी किरण हो गई, ये हो गई आपकी आपतित किरण। कौन सी किरण हो गई, ये प्रकाश किरण आ रही है और ये क्या हो रही है, अपवर्तित हो रही थी। ये कौन सी हो गई, ये हो गई आपकी आपतित किरण। कौन सी किरण हो गई, आपतित किरण। और ये अपवर्तित हुई तो इसका क्या नाम हो जाएगा, ये हो जाएगा अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। ठीक, आई बात समझ में, ये हो गई आपकी आपतित किरण और ये हो गई अपवर्तित किरण, और ये हो गया आपका अभिलंब। ठीक, इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा इसे बोलेंगे आपतन कोण। क्या बोलेंगे, आपतन कोण। कौन सा कोण बोलेंगे बेटा, आपतन कोण। क्यों, क्योंकि ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच बन रहा है, और यहां पे जो कोण बनेगा इसे बोलेंगे अपवर्तन कोण। कौन सा बोलेंगे, अपवर्तन कोण। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए, तो अब इसके नियम देख लीजिए, अपवर्तन के नियम। अगली हेडिंग लगाओ, अपवर्तन के नियम।
जो कि क्वेश्चन में पूछा था। एक बार फिर बेटा हम आपको चेता दे रहे हैं, एक बार फिर हम आपको सावधान कर दे रहे हैं कि देखिए जितने भी क्वेश्चन आपको इस सेशन के अंदर कराए जा रहे हैं यहीं से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, इस बात की पूरी गारंटी है। एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से देखने को नहीं मिलेगा। जितना भी क्वेश्चन आपको इस ब्रह्मास्त्र बैच के अंदर हम चैप्टर वाइज कराएंगे सारा कुछ यहीं से जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं रहेगा। ठीक है, इस बात की 100% गारंटी है। और अगर एक एक क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर ले रहे हैं जितने आपको हम करा रहे हैं, तो आप एग्जाम में आसानी से 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं, एग्जाम में टॉप कर सकते हैं, ये भी गारंटी है। ठीक है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या हर एक बच्चा 95 प्लस ला सकता है? तो हम बोलेंगे बेटा बिल्कुल ला सकता है, लेकिन कैसे? अगर हर एक बच्चा अपना 100% एफर्ट लगाता है, ठीक है, अपनी मेहनत दिखाता है, ईमानदारी से मेहनत करता है, डेली का काम पूरा करता है, तो वो भी ला सकता है। लेकिन अगर वो अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहा, बस करना क्या, वीडियो देख लिया, वीडियो देख लेने से पढ़ाई नहीं हो जाती, लेक्चर देखो, लेक्चर देखने के बाद इसको होमवर्क, जितने भी क्वेश्चन हमने कराए, अब छोटे बच्चे नहीं रहो कि आपकी कॉपी पे हम लिखेंगे बेटा ये होमवर्क है तब आप होमवर्क करोगे। बड़े हो गए हो तो बड़े बच्चों का काम यह है कि होमवर्क चाहे दिया जाए या ना दिया जाए, होमवर्क बड़े बच्चों को दिया नहीं जाता कि करके आना, छोटे बच्चे उनका होमवर्क अंडरस्टूड होता है। जो भी चीजें पढ़ाई जा रही है वो आपको रिपीट करना है, उसे तैयार करना है और उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चन को तैयार करना है, ये अंडरस्टूड होमवर्क होता है। ठीक है, तो ये होता है कि अपना 100% देना। और हम देख रहे हैं कि आप लोग यहां पे जो टॉपिक चल रहा है उस पर फोकस कम, लेकिन आपस में चैट ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, आपस में आप लोग चैट ज्यादा कर रहे हैं, आपस में बातें ज्यादा कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। अब धीरे धीरे आपकी परीक्षा का टाइम जो है नजदीक आ रहा है। ठीक है, अब आपका नवंबर स्टार्ट हो गया बेटा, नवंबर के बाद दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। अगर चुनाव, ठीक है, का कोई लफड़ा नहीं रहा, तो चुनाव अगर आगे पीछे हुआ तो अब पता चला फरवरी में चुनाव अगर कर लिए या जनवरी में चुनाव कर लिए तो हो सकता है बोर्ड एग्जाम मार्च में चला जाए। लेकिन चुनाव को थोड़ा साइड अगर रख के देखो तो आपका फरवरी में एग्जाम शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास बस सिर्फ और सिर्फ 3 महीने, तो बेटा सीरियस हो जाओ और ईमानदारी से आप चीजों को पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए अपवर्तन के नियम। तो अपवर्तन के कितने नियम है बेटा? 2 नियम है। पहला क्या कहता है भाई, ये आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहां है? एक ही तल में होते हैं। तो पहला नियम लिख लो, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक, दूसरा नियम क्या कहता है भाई? दूसरा नियम यह कहता है कि आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का अनुपात सदैव नियतांक होता है। जा का मतलब होता है साइन, आपतन कोण की जा, आपतन कोण की जा, जा का मतलब होता है बेटा साइन, इसलिए हमने ब्रैकेट में लिख दिया, यानी कि साइन आई की जा, और अपवर्तन कोण की जा, अपवर्तन कोण की जा, जा का मतलब हो गया साइन, का अनुपात सदैव नियत होता है। ठीक, अर्थात इसे हम लिख सकते हैं
साइन आई आपतन कोण हो गया, साइन आर अपवर्तन कोण हो गया। इस बराबर क्या होता है, एक नियतांक होता है। क्या होता है, एक नियतांक होता है। और इसी नियतांक को हम क्या कहते हैं, माध्यम का अपवर्तनांक भी कहते हैं। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया बेटा, एक नियतांक हो गया। ठीक है, क्लियर, आगे बात समझ में। और इसी नियतांक को हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। और यही स्नेल का भी नियम है, इसी को स्नेल का नियम कहा जाता है। यही क्या है, यही स्नेल का नियम है। तो अगर परीक्षा में पूछ ले स्नेल का नियम क्या कहता है, तो यही सेकंड वाला जो नियम है यही लिखना, यही स्नेल का नियम है। ठीक है, यही स्नेल का नियम है। अब ये मत सोच लेना कि ये कौन सा नया नियम आ गया, ठीक है, कुछ और होगा, नहीं, यही अपवर्तन का जो दूसरा नियम है वही जो है स्नेल का नियम है। ठीक, और इसी नियतांक को हम क्या कहते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ऊपर लिख दे रहे हैं। ठीक है, इसी नियतांक n को हम लिख सकते हैं 1 and 2, यानी इसी को हम क्या कहते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, चलिए यहीं पे लगे हाथ हम एक और चीज आपको बता देते हैं कि ये जो अपवर्तनांक है, और ठीक है, अपवर्तनांक के साथ साथ प्रकाश की चाल में क्या संबंध है। ठीक है, प्रकाश की चाल और अपवर्तनांक में क्या संबंध है, तो हेडिंग लगा लो भाई, प्रकाश की चाल तथा अपवर्तनांक में संबंध। प्रकाश की चाल तथा अपवर्तनांक में संबंध। ठीक है, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछा जाता है भाई। तो देखिए भाई क्या संबंध है, मान लेते हैं, माना कोई माध्यम है जिसमें प्रकाश की चाल या प्रकाश की स्पीड कितनी है, v है। माना किसी माध्यम में, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल v है। ठीक है, और माध्यम का अपवर्तनांक n है, और माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक n है। ठीक, तब अपवर्तनांक n बराबर अपवर्तनांक n बराबर क्या हो जाएगा भाई, n बराबर माध्यम में प्रकाश की चाल बटे, माध्यम में प्रकाश की चाल बटे निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक है, आप हंस दिए, हमें टाइम लगेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। हम आपके आंसर का वेट कर रहे हैं। ठीक है, शुभम सर बगल में हंस दिए तो हम उनसे पूछ रहे हैं कि आप कहीं हंस रहे हैं। बोलो भाई कि अपवर्तनांक n बराबर क्या होगा, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक, बटे निर्वात में प्रकाश की चाल, बटे निर्वात में
प्रकाश की चाल, ठीक है। अब माध्यम में प्रकाश की चाल को आप क्या माने हैं, b, और निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, c। तो नया फार्मूला हमें क्या मिल गया, n बराबर b अपान में c, n बराबर b अपान में c, ठीक है। आगे बात समझ में, बोलो जल्दी हाँ या ना, क्लियर हुआ। एक सेकंड उल्टा हो गया, 1 मिनट बेटा, जस्ट उल्टा हो गया, एक सेकंड रुक जाओ, सॉरी। ऊपर होगा निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल यानी c ऊपर रहेगा, निर्वात में प्रकाश की चाल c और बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, अब एकदम करेक्ट है, बटे माध्यम में प्रकाश की चाल यानी कि v, ठीक है। तो n बराबर क्या मिल गया हमें, c बटे v, n बराबर क्या मिल गया, c बटे v। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपका एक नया फार्मूला है, ठीक है। आगे बात समझ में, तो क्या संबंध है प्रकाश की चाल और अपवर्तनांक में, तो जो अपवर्तनांक होता है और जो प्रकाश की चाल है उसमें ये सीधा सीधा संबंध है। अगर हम किसी माध्यम में प्रकाश की चाल को b माने और माध्यम का अपवर्तनांक n माने, तो अपवर्तनांक n बराबर होता है c बटे b, जहां पे c क्या है प्रकाश की चाल, b क्या है माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक बात समझ में आ गई, चलिए अब अगर बात समझ में आ गई, ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट अगले पेज पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब निर्माण की किरण आरेख खींचिए जब वस्तु अनंत पर हो। अगर कोई वस्तु आपकी अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, यह चीज बताना है उत्तल लेंस के द्वारा। तो सबसे पहली बात बेटा, ये मान लीजिए कोई आपका उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस का क्या हो जाएगा भाई, प्रकाशिक केंद्र O, ठीक है, प्रकाशिक केंद्र O। यहां कहीं लेंस का प्रथम फोकस होगा f1 और यहां कहीं ये हो जाएगा भैया आपका 2f1। लेंस का द्वितीय फोकस क्या होगा, इधर होगा f2, यहां कहीं हो जाएगा आपका 2f2, ठीक है। अब कह रहा है वस्तु कहां स्थित है बेटा, वस्तु जो है आपका अनंत पर स्थित, कहां स्थित है, अनंत पर। और अनंत से आने वाली सभी प्रकाश किरणें कैसी होती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर। अनंत से जितनी भी प्रकाश किरणें आती हैं कैसे आती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर। तो भैया ये रही मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, इस प्रकार से ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें हो गई। और मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी प्रकाश किरणें आती हैं वो क्या होती हैं, लेंस के द्वितीय फोकस से होकर निकल जाती हैं, यानी कि इस F से होकर गुजर जाएंगी, इस प्रकार से। तो दोनों एक दूसरे को जहां पर कट करेंगे बेटा वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बन रहा है, द्वितीय फोकस पर। तब क्या होगा भाई, यही सिंपल सा हम शॉर्ट फॉर्म में आंसर लिख दे रहे हैं, आप लोग पूरा अच्छे से लिखिएगा कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है तब उत्तल लेंस के द्वारा उस वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल लेंस के द्वितीय फोकस पर बनता है। कहां बनता है, उत्तल लेंस के द्वितीय फोकस पर। तो आंसर सीधे लिख दे रहे हैं, कहां बनेगा, प्रतिबिंब द्वितीय फोकस पर, प्रतिबिंब द्वितीय फोकस पर। और कैसा होगा, वास्तविक होगा, कैसा होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक होगा, ठीक है। आगे बात समझ में कि क्यों, क्योंकि ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे से मिल रही हैं, किसी भी प्रकाश किरण को पीछे नहीं बढ़ाया गया है, ठीक, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। अब कह रहा है लेंस के फोकस और प्रकाशिक केंद्र के मध्य स्थित हो। तो ये लेंस का बेटा होता है प्रकाशिक केंद्र O, ये लेंस का होता है भैया प्रथम फोकस यानी कि f1, ये हो जाएगा आपका द्वितीय फोकस यानी कि 2f1, ये हो जाएगा आपका द्वितीय फोकस
F2, ये हो जाएगा 2F2। इस बार प्रतिबिंब कहां स्थित है? लेंस के फोकस और प्रकाशिक केंद्र के मध्य, तो ये फोकस है और ये प्रकाशिक केंद्र है, इसके बीच में यहां कहीं वस्तु स्थित है। ठीक है, ए बी, यहां कहीं वस्तु स्थित है। अब इस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, जरा चेक करो भाई। हमने क्या बताया, एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर, समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें क्या होती है, अपवर्तन के पश्चात कहां से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, तो ये इस प्रकार से फोकस से होकर निकल गई। दूसरी प्रकाश किरण कहां से जाएगी भाई, दूसरी प्रकाश किरण कहां से आपकी पास करेगी? अब देखिए इसके आगे आपका बन रहा है क्या, वक्र, सॉरी प्रकाशिक केंद्र, तो चाहो तो प्रकाशिक केंद्र से पास करा दो, ओ से। ठीक, अब ये दोनों प्रकाश किरणें आगे बढ़ाने पर ये फैलती हुई जाएंगी। ये दोनों प्रकाश किरणें अगर आप इनको आगे बढ़ाओगे तो दोनों क्या होंगी, फैलती हुई जाएंगी। तब इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? अब दोनों को पीछे बढ़ाओ, तो दोनों को अगर आप पीछे बढ़ाओगे तब इसका प्रतिबिंब, जहां पे ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को कट करेंगी वहीं पे इनका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, आगे बात समझ में? तो भैया पीछे बढ़ा के देखो कहां पर जो है इसका प्रतिबिंब बन रहा है, बोलो। पीछे बढ़ा के देखो इसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है, तो चलिए बढ़ाते हैं पीछे, देखते हैं कहां बन रहा है। इसको क्या करो, पीछे बढ़ा लो, इसको भी, दोनों एक दूसरे को जहां पे कट करेंगे वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो दोनों एक दूसरे को यहां पे कट कर रही हैं, यहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बना। कैसा बना, वस्तु से बड़ा बना, और उसके साथ साथ कैसा बनेगा बेटा, आभासी बनेगा। क्या बनेगा, आभासी। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, क्या लिखोगे कि लेंस के फोकस और प्रकाशिक केंद्र के मध्य स्थित वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के उसी तरफ, लेंस के उसी तरफ, यानी जिस तरफ वस्तु है उसी तरफ, वस्तु से बड़ा, बड़ा है ना, वस्तु से बड़ा, कैसा है, सीधा है और आभासी बनता है। कैसा बनता है, आभासी। क्यों, क्योंकि प्रकाश किरण को पीछे बढ़ाया गया, आभासी बनता है। ठीक है, आगे बात समझ में? आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण। अब बेटा क्रांतिक कोण, ये सवाल जो है आपके सिलेबस का नहीं है, ये गलती से जो है 12th का आ गया है, क्योंकि क्रांतिक कोण आपके सिलेबस में नहीं है। तो जब क्रांतिक कोण आपके सिलेबस में नहीं है तो फिर ये जो है आपके काम का नहीं। फिर भी चलो अब आ गया है तो बता ही देता हूं। ठीक है, क्या कह रहा है, वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 अंश है, यानी कि क्रांतिक कोण को आईसी से लिखते हैं। आईसी बराबर कितना है, 45 अंश। उस द्रव का अपवर्तनांक, माना द्रव का अपवर्तनांक n है, माना द्रव का अपवर्तनांक कितना है, n है। तब n बराबर होता है 1/sin आईसी, जहां आईसी क्रांतिक कोण है। तो n बराबर क्या हो जाएगा भैया, 1/sin 45। सिंपल सा फार्मूले पर आधारित क्वेश्चन। n बराबर 1/sin 45 का मान 1/√2। अब ये √2 चला जाएगा आपका ऊपर, तो n बराबर क्या हो जाएगा, √2। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 1.414। यही माध्यम का क्या हो गया बेटा, अपवर्तनांक हो गया। यही माध्यम का क्या हो गया, अपवर्तनांक हो गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर हुआ? ठीक है, ये जो है 12th का
क्योंकि क्रांतिक कोण आपके सिलेबस में नहीं है। और अगर मान लीजिए गलती से क्वेश्चन आ भी जाता है तो ये रहा फार्मूला, ये फार्मूला आप जानते रहो, इस फार्मूले से ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है भैया लेंस के प्रथम फोकस एवं द्वितीय फोकस की परिभाषा दीजिए। ओहो, क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, लेंस के प्रथम फोकस यानी कि f1 और द्वितीय फोकस f2 की परिभाषा दीजिए। तो सबसे पहले आप f1 की परिभाषा लिखिए, यानी कि प्रथम फोकस। तो हेडिंग लगाओ प्रथम फोकस। प्रथम फोकस, प्रथम फोकस। तो प्रथम फोकस किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे मान लो ये आपका मुख्य अक्ष, ये आपका लेंस हो गया, ये लेंस का प्रकाशिक केंद्र होता है O, यहां पे होता है आपका प्रथम फोकस यानी कि f1। तो इसकी क्या खास बात होती है बता देते हैं। इसकी परिभाषा कैसे लिखोगे, इधर होता आपका द्वितीय फोकस f2। ठीक है, तो मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे, ठीक है, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं। यानी कि f1 से जितनी भी प्रकाश किरणें जाएंगी, ठीक है, f1 से जितनी भी प्रकाश किरणें इस प्रकार से जाएंगी, ये सब के सब क्या होंगी, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी। ये इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से। तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रथम फोकस कहते हैं, इस तरीके से। ठीक है, जितनी भी प्रकाश किरणें हैं, ठीक है, जितनी भी प्रकाश किरणें f1 से होकर जाएंगी वो सब के सब अपवर्तन के पश्चात कैसे जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी। तो इसी को क्या कहा जाता है, प्रथम फोकस कहा जाता है। ठीक है, तो परिभाषा लिख लीजिए। मुख्य अक्ष, ये कौन सी लाइन है आपकी, मुख्य अक्ष की लाइन है, और f1 है कहां स्थित, मुख्य अक्ष पर। ठीक, तो लिखिए मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली, जिससे चलने वाली या जिससे होकर जाने वाली, जिससे होकर जाने वाली सभी प्रकाश किरणें, सभी प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं। कैसे जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं, समांतर होकर जाती हैं। ठीक है, प्रथम फोकस कहलाता है। प्रथम फोकस कहलाता है। ठीक है, आइए बात समझ में। तो f1 की क्या परिभाषा बनी कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली सभी प्रकाश किरणें, ठीक है, जिससे होकर जाने वाली या चलने वाली सभी प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं, उसे हम प्रथम फोकस कहते हैं। अब द्वितीय फोकस की अगर हम बात करें, द्वितीय फोकस किसे कहते हैं, द्वितीय फोकस, तो ध्यान दो भाई, द्वितीय फोकस क्या होता है। द्वितीय फोकस में यह होता है कि अनंत से आने वाली सभी प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे द्वितीय फोकस कहते हैं। ठीक है, तो इसकी क्या परिभाषा हो गई कि अनंत से आने वाली, अभी फिगर समझा देना, पहले लिख लो, अनंत से आने वाली
सभी प्रकाश किरणें, या सीधे लिख लो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे द्वितीय फोकस कहते हैं, ठीक है। चलिए अब द्वितीय फोकस हम आपको बताते हैं भाई कहां। जैसे मान लो ये वाली लाइन आपकी मुख्य अक्ष है और ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण है। ये जो हम पिंक लाइन दिखा रहे हैं ये सब के सब क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, ठीक। अब ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात देखो जिस बिंदु से होकर जाएंगी वो क्या कहलाएगा, द्वितीय फोकस। ये कहां से जाएगा, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है यही हमारा क्या है, द्वितीय फोकस है, ठीक है। आगे बात समझ में आ रहा, ठीक है। तो अब हमने फिगर अलग नहीं बनाया, इसी में जो हमने आपको समझा दिया, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट भाई जल्दी से। समझ में आ गया कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं इसी को द्वितीय फोकस कहते हैं। और प्रथम फोकस में क्या है कि जिस बिंदु से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए उसे प्रथम फोकस कहते हैं, ठीक। अब इसी में देखिए कोई क्वेश्चन है, अब देखो इसी में एक और क्वेश्चन है, अब आवाज आ रही होगी, ठीक है। एक उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख खींचिए जब वस्तु 2f पर हो, यानी अगर वस्तु यहां स्थित है तब इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, यही तो है आपका 2f, यही है ना 2f। तो 2f पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा भैया, 2f पर ही बनेगा। जितना बड़ा वस्तु होगा उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो इसे नोट कर लो, अभी हम इसी पे जो है आपको नया फिगर बना के दिखाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सब मिटा देंगे। क्लियर है, चलिए। क्या हुआ, स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए, लो जल्दी भाई, लो स्क्रीनशॉट लो, जादू से आ गया फिर वापस से, ठीक है। चलिए अब मिटा दें। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए अब जो क्वेश्चन इसमें कह रहा है, यहां से ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं यहां तक। एक उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख खींचिए जब वस्तु 2f पर हो, यानी अगर वस्तु 2f पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। हमने क्या बताया भाई, ये होता है आपका प्रकाशिक केंद्र जिसे O बोलते हैं। अगर ये है आपका F1 तो जितनी दूरी A है उतनी ही दूरी पर यहां हो जाएगा आपका 2f1, यहां पे उतनी ही दूरी पर आपका होता है क्या, अगर मान लो यहां f2 है तो जितनी दूरी यहां है उतनी दूरी यहां होनी चाहिए और ये हो जाएगा आपका 2f2, ठीक है, 2f2। प्रतिबिंब कहां स्थित है भाई, सॉरी
वस्तु कहां है 2f1 पर, यहां पर मान लीजिए कोई वस्तु है इस प्रकार से AB, इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? हमने क्या कहा, एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर ले जाओ, अपवर्तन के पश्चात ये कहां से जाएगा, फोकस से होकर जाएगा। दूसरी प्रकाश किरण कहां से ले जाओ, फोकस से लेके जाओ। अब ये अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, ठीक है, ये अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा। दोनों एक दूसरे को जहां पे कट करेंगे वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे को जहां पे कट करेंगे देखो वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो जितना बड़ा वस्तु था उतना बड़ा प्रतिबिंब बना। तो ये प्रतिबिंब हो गया आपका A डैश B डैश। ठीक है, आगे बात समझ में, क्वेश्चन आया समझ में, क्या कह रहा है कि अगर हम 2f पर किसी वस्तु को रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब भी कहां बनता है, 2f पर ही बनता है। कहां बनता है, 2f पर बनता है। ठीक है, कैसा बन रहा है, वस्तु के बराबर बन रहा है, उल्टा बन रहा है और वास्तविक है। ठीक, चलिए आगे बढ़िए, अगला सवाल। अब अगला सवाल आपके न्यूमेरिकल यहां से शुरू हो गए। कौन सा सवाल हो गया बेटा, न्यूमेरिकल, यहां से आपके न्यूमेरिकल शुरू हो गए। अब न्यूमेरिकल के लिए 2-3, ठीक है, 2 चीजें सबसे ज्यादा याद रखिएगा। कौन कौन सी, अगर दर्पण से रिलेटेड न्यूमेरिकल है तो इसके लिए दर्पण सूत्र आपको याद होना चाहिए, डेरिवेशन आपको पढ़ना ही नहीं है। और अगर लेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है तो लेंस सूत्र याद होना चाहिए। अब दोनों सूत्र क्या है जरा ध्यान देना। दर्पण सूत्र में क्या है भाई, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। लेंस सूत्र में क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यहां बीच में माइनस आ जाता है। ठीक, f क्या है भाई, दर्पण सूत्र के लिए f जो है दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी, फोकस की दूरी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। v क्या है, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, किसकी दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। u क्या है, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी। ठीक, इसी तरीके से लेंस सूत्र में अगर हम बात करें तो ये लेंस के प्रकाशिक केंद्र, अब ध्रुव की जगह क्या शब्द आ जाएगा, प्रकाशिक केंद्र। तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से फोकस की दूरी, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से ये प्रतिबिंब की दूरी हो गई और ये क्या हो गई, वस्तु की दूरी। या प्रकाशिक केंद्र अगर नहीं यूज करना चाहते हो तो सीधे लिख लो लेंस की ये फोकस दूरी, ये लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, लेंस से वस्तु की दूरी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अगर इतनी बात समझ में आ गई तो फार्मूला यही यूज होने वाला है। अब इसको मिटाएं, अब क्वेश्चन पे देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है बेटा नेगेटिव में, तो फोकस दूरी कितनी दी रखी है 15, तो यानी कि -15 सेंटीमीटर। क्यों भैया इसकी फोकस दूरी नेगेटिव क्यों होती है, जरा ध्यान दो। चलिए हम आपको दिखा देते हैं भाई इसकी फोकस दूरी नेगेटिव क्यों होती है। देखो यही है ना आपका अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का मुंह किधर खुला हुआ होता है, बाईं तरफ, और इसकी फोकस दूरी किधर होती है, बाईं तरफ। तो अगर बाईं तरफ की दूरी है तो बाईं तरफ की दूरी हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है चिन्ह परिपाटी के अनुसार, और दाईं तरफ की दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी बाईं साइड होती है, इसलिए ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक, और यहीं अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण की देखो मुंह किधर खुला, दाईं तरफ, और इसकी फोकस दूरी किधर होगी, दाईं तरफ, तो इसकी फोकस दूरी धनात्मक हो जाएगी। बस, हर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे कह रहा है, सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी गई है। तो वस्तु की दूरी कितनी है, u बराबर कितना है, दूरी भी आप माइनस में लिखोगे, 30 सेंटीमीटर की दूरी है।
अब कह रहा है इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, यानी v का मान बताओ, और इसके साथ साथ कह रहा है प्रतिबिंब की साइज बताओ, यानी कि वस्तु कितनी ऊंची है 2 सेंटीमीटर, वस्तु की ऊंचाई को लिखते हैं h और प्रतिबिंब की ऊंचाई को लिखते हैं h डैश। यही आपको निकालना है, यही आपको निकालना है, ठीक है। चलिए अब अप्लाई करते हैं फार्मूला। तो फार्मूला लगाओ भाई, क्या फार्मूला होता है, 1 अपान F इक्वल टू 1 अपान V प्लस 1 अपान U। 1 अपान F का मान कितना है -15, 1 बटे V का मान निकालना है, प्लस 1 बटे U का मान कितना -30। अब देखो ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस मिलके हो गए माइनस, तो यानी कि ये -1/15 बराबर 1/V और -1/30। इधर 1/30 माइनस है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो 1/30 प्लस में, और ये -1/15 है तो -1/15 बराबर 1/V। अब इसका लासा ले लो, 30 और 15 का लासा कितना होता भाई, एलसीएम 30 हो जाएगा। यहां 30 था, 30 का कै गुना 30 है, 1 गुना, यानी 30 1 के 30, तो ऊपर भी 1 से गुणा, 1 1 के 1 ही हो जाएगा। बीच में माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह। 15 था, 15 की जगह कितना लिख लिया गया सीधे 30, तो 15 दूनी 30, यानी 15 का 2 गुना है, तो ऊपर भी 2 से गुणा कर दो, तो 1 2 1 के 2, ठीक, बराबर आ गया आपका 1/V। क्या आ गया 1/V। अब 1 में से 2 जाएगा नहीं, तो 2 में से 1 को घटा दो, चिन्ह बड़े का लगा दो, तो बड़ा कौन है 2, इसका चिन्ह माइनस है, तो -1/15 बराबर 1/V, ठीक। तो V बराबर क्या हो गया भाई, पलट दो, ये इंप्लाइज करेगा V बराबर -15, कितना हो गया -15। अगर 1/V बराबर 1/15 तो V बराबर 15, और माइनस लगा है तो -15, ठीक है। तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, ठीक है। स्थिति निकल के आ गई, कितनी सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, ये हो गई बेटा आपकी स्थिति, यानी ये पहला पॉइंट निकल गया। अब आपसे पूछा आकार और प्रकृति, प्रकृति पूछ रहा है, माइनस में आया है यानी दर्पण की तरफ बनेगा, जिधर वस्तु है उधर ही बनेगा, यानी कि वास्तविक होगा। अगर ये प्लस में आता तो दर्पण के पीछे जाता, और दर्पण के पीछे बने प्रतिबिंब आभासी होते हैं, तो ये कैसा हो गया वास्तविक होगा। इसकी प्रकृति क्या हो गई, वास्तविक हो गई, क्या हो गई वास्तविक। अब आकार निकालना है, आकार कैसे निकलेगा, अब आप याद करो, हमने एक आपको फार्मूला बताया था कि h डैश बटे h बराबर -V बटे U, बताया था, बोलो हाँ या ना, बताया था ना। तो चलिए इसी मिलकर, तो h डैश का मान निकालना, तो h डैश बराबर h से इधर भाग इधर जाएगा गुणा -V बटे U और गुणे h, तो h डैश बराबर V का मान अभी आपने निकाला -15। देखो ये वाला माइनस यहां लगा है और V का मान -15 तो इसलिए -15, U का मान -30 गुणे h का मान 2, अब देखो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, 15 1 के 15, 15 दूनी 30, 2 से 2 कैंसिल, पूरा कट के कितना आ गया 1, h बराबर कितना आ गया, और माइनस बाहर लगा हुआ माइनस का 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। ये हो गई आपकी प्रतिबिंब की आकार, यानी जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से छोटा बनेगा, कितना छोटा, वस्तु का आधा बनेगा। अगर वस्तु 2 सेंटीमीटर का है तो प्रतिबिंब कितने का बनेगा 1 सेंटीमीटर, और वस्तु मुख अक्ष के ऊपर है तो प्रतिबिंब माइनस आ रहा, यानी मुख अक्ष के नीचे बनेगा, क्या बनेगा नीचे। अगर देखो इस प्रकार से, ये आपका क्या हो गया
अवतल दर्पण ये वस्तु है, तो अगर वस्तु यहां है 30 सेंटीमीटर पे, तो यहां बीचों बीच यहां पे प्रतिबिंब बन रहा है। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये 1 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब बन रहा है, इस प्रकार से। ठीक है, बात एकदम स्पष्ट क्लियर समझ में आ गई। स्थिति हो गई, ये आकार हो गया और ये प्रकृति हो गई, तीनों पॉइंट निकल गए। चलिए, तो अब इसी तरीके से दर्पण के जितने भी सवाल हैं वो इसी तरीके से पूछे जाएंगे। तो बताओ, दर्पण वाले सवाल आप कर लोगे? दर्पण वाले सवाल आसानी से हो जाएंगे। अब यही फार्मूला यूज करना, बस इतना याद रखना, अगर यहां अवतल की जगह उत्तल लिख दे, ध्यान से समझो, उत्तल, अवतल की जगह अगर उत्तल लिख दे, तब जो फोकस दूरी एफ होगा ये प्लस में होगा। ठीक है, आगे बात समझ में? तब फोकस दूरी आपकी क्या हो जाएगी बेटा? प्लस में हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्लस में। ठीक है, अरे रे 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 रे, गलती हो गई बेटा, गलती हो गई। तभी तो हम सोचे 15 दूनी 30, 1 मिनट, ध्यान दो भाई, गलती हो गई है। यहां पे देखो कितना आया, इसमें से घटाओगे भैया 1 आ जाएगा, नीचे 30 होगा। अरे रे रे रे, आप लोग भी ध्यान नहीं दिए। कितना हो गया यहां पे बेटा? 30 होगा, -1/30, सब गड़बड़ हो गया। ठीक, तो जहां पे वस्तु को रखा गया है वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। अब इसकी हाइट देख लो भाई, -30, तो -30 से -30 कैंसिल, h बराबर कितना आ गया? -2 सेंटीमीटर। अब सही है, यानी जहां पर वस्तु रखा गया है वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा, जितना बड़ा ये है उसी के ठीक नीचे, इस प्रकार से। ठीक है, अब सही है, अब एकदम परफेक्ट है। यहां पे देखो गलती हो गई थी, यहां नीचे 30 था, हमें लगा 15, हमने यहां 15 कर दिया था, बस यही मिस्टेक हो गई थी। बाकी सारी चीजें सही है, बाकी कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे बात समझ में। अगर यहीं आपसे उत्तल लेंस की बात, सॉरी उत्तल दर्पण की बात करेगा, तो जो फोकस दूरी है जहां आपने नेगेटिव लिखा है उसकी जगह पॉजिटिव लिख दोगे, बस, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या कह रहा है? एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर, तो वही क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है बेटा, कर लोगे? बोलो हाँ या ना। सेम क्वेश्चन है, हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई। क्वेश्चन कह रहा है 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस, ठीक है, दूरी वाले अवतल दर्पण, यहां भी बात कर रहा अवतल दर्पण। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है? 7 सेंटीमीटर का कोई बिंब, बिंब का मतलब होता है वस्तु, वस्तु की जो साइज होती है उसे h से लिखते हैं, यानी हाइट, h बराबर कितना? 7 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी दे रखी है? 18 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी f बराबर -18, क्यों? क्योंकि दर्पण कौन सा है? अवतल के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा गया, u बराबर -27 सेंटीमीटर। ठीक, अब कह रहा दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखा जाए कि उस पर वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त कर सके। तो जहां वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वहीं पर्दा रखना होगा, यानी हमें v का मान निकालना, सिंपल सी बात है। तो v का मान निकालना है, तो चलो भाई, और इसके साथ साथ कह रहा है साइज भी बताना है, यानी h डैश का मान भी बताना है, यानी वही जो पहला क्वेश्चन करा है बिल्कुल वैसे ही। चलिए देखिए, फार्मूला लगाओ भाई, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। ठीक है, 1/f, f का मान कितना दिया है? -18, 1/b प्लस 1/u, u का मान -27, प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा? माइनस। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1/v और ये हो गया -1/27 बराबर -1/18। ठीक है, ओके ओके,
आगे बात समझ में? चलिए देखो, इसको पहले लिख लिया, ये प्लस माइनस हो गया माइनस, तो यहां बीच में लग गया माइनस, और इस चीज को बाद में कर दिया। अब यहां 1/27 माइनस है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। 1/v बराबर 1/27 और माइनस 1/18। 1/27 इधर माइनस है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, इसलिए प्लस पहले लिख लिया। ठीक, अब देखो तो 1/v बराबर लासा ले लो 27 और 18। 27 दूनी 54 होता है, 18 तिया 54 होता है, तो इनका लासा 54 आ गया। कितना आ गया? 54 आ गया। तो 27 का कितना गुना है? 54। 27 से 54 में भाग करोगे 2 आएगा। 27 दूनी 54, तो यानी ऊपर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो ऊपर भी 2 गुना करेंगे तब ना बात बराबर बनेगी, तो ऊपर भी 2 से गुणा हो गया। अब बीच में माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह, नीचे 18, 18 की जगह हमने सीधे कितना लिखा? 54। तो 18 का कै गुना है? 54, 3 गुना। 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54। 18 का पाड़ा नहीं पता है तो याद कर लो, 18 तिया 54, यानी अगर नीचे 3 से गुणा हुआ है तो ऊपर भी 3 से गुणा होगा। तो ऊपर 3 से गुणा करोगे, एक में 3 से गुणा करोगे, 3 1 3, तो यहां कितना आ जाएगा? 3। तो 1/v बराबर बड़ा 3 है, छोटा 2 है, तो 3 में से 2 गया 1। बड़े का चिन्ह बड़ा कौन है? -3, तो -54। तो v बराबर कितना आ गया? माइनस का 54 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, यानी पर्दा को कहां रखना पड़ेगा बेटा? 54 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, तो दर्पण से 54 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के बाईं तरफ, दर्पण के बाईं तरफ 54 सेंटीमीटर की दूरी पर पर्दे को रखना पड़ेगा। ठीक है, तो पर्दा कहां रखा जाएगा? पर्दा 54 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है, वस्तु की ओर। किधर? जिधर वस्तु है, वस्तु की ओर रखा जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन निकल के आ गया, दर्पण वाला। पर्दा कहां रखा जाएगा? अब इसी में अगला क्वेश्चन कह रहा है चिन्ह किसका आया है? माइनस का। अगर चिन्ह माइनस का आया तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा कैसा होगा? वास्तविक होगा। वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा बेटा? वास्तविक होगा। प्रतिबिंब क्या होगा? वास्तविक होगा। ठीक, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक होगा। इसके साथ साथ और क्या पूछा है? हाइट पूछा है। तो फार्मूला जानते हैं, h' बराबर -v/u। तो h' बराबर क्या हो जाएगा? -v/u गुणे h। अब सबका मान रख लो माइनस। v का मान कितना आया? -54। u का मान -27 गुणे h का मान कितना है? 7। कितना है? 7। तो 27 1 27, 27 दूनी 54 और 7 दूनी 14। तो h' बराबर कितना आ गया बेटा आपका? 14 सेंटीमीटर। कितना आया? 14 सेंटीमीटर। यानी कि जितना बड़ा वस्तु है उसका 2 गुना प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब की जो हाइट होगी वो वस्तु की हाइट का क्या होगा? 2 गुना होगा। यानी अगर 7 सेंटीमीटर का वस्तु है तो प्रतिबिंब हमारा 14 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए अगले सवाल पे आते हैं भाई। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। कोई 2 सेंटीमीटर लंबा, क्या है? हाइट कितनी है? 2 सेंटीमीटर लंबी हाइट है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। F बराबर 10 सेंटीमीटर। बिंब से लेंस की दूरी, यानी जो वस्तु की दूरी है वो 15 सेंटीमीटर है। U बराबर कितना है? -15 सेंटीमीटर। कह रहा प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आकार बताइए। फिर वही तीनों चीजें आपको बतानी है। सबसे पहले तो आपको B का मान बताना है, फिर H का मान बताना है। किसका? H' का। चलिए अब फार्मूला देखिए क्या है? लेंस है, तो लेंस के लिए फार्मूला कौन सा लगेगा बेटा? फार्मूला 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इस फार्मूले से यहां से आप क्या करेंगे? f का मान निकालेंगे, सॉरी
v का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? अभी तक 2 क्वेश्चन हमने आपको कराया इस तरीके से, ठीक है। बस फर्क कितना था, प्लस की जगह माइनस था, इस माइनस की जगह प्लस था ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो मान रखो फट से, 1/f, f का मान है 10, 1/v और माइनस 1/u, u का मान कितना है -15। अब ये माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी 1/v और प्लस 1/15 बराबर 1/10। तो 1/v बराबर कितना हो जाएगा भाई, 1/10 और माइनस 1/15, क्योंकि इधर प्लस उधर जाएगा माइनस। इनका लासा ले लो, लासा कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो 10 तिहाई 30, ऊपर 3 से गुणा, 15 दूनी 30, ऊपर 2 से गुणा, तो ये हो गया 1/v। तो v 1/v बराबर 3 में से 2 गया 1/30। तो v बराबर कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये प्लस में आ रहा, देखिए ध्यान दीजिएगा, लेंस में अगर ये माइनस में आया तो समझ लो प्रतिबिंब आभासी, और अगर यही दर्पण में प्लस में आ जाए तब वहां जो है प्रतिबिंब आभासी। बस दोनों में फर्क कितना है, माइनस का। यहां प्लस आ रहा, यानी प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। कैसा होगा, वास्तविक होगा। कैसा प्रतिबिंब होगा, वास्तविक होगा। क्यों? क्योंकि लेंस की दूसरी तरफ बनेगा, ठीक है। और क्या पूछा भाई, h डैश का मान। अब यहां पे h डैश का अलग फार्मूला होता है, h डैश बटे h बराबर होता है आपका v बटे u। यहां माइनस चिन्ह नहीं होता, यहां माइनस चिन्ह नहीं होता है, ठीक है। तो यानी h डैश बराबर कितना हो गया भाई, v बटे u गुणे h। v का मान कितना आया 30, u का मान कितना है -15 और गुणे h का मान कितना है भाई 2। तो 15 1 के 15, 15 दूनी 30, 2 दूनी 4 और नीचे माइनस है, तो -4 सेंटीमीटर। यानी कि प्रतिबिंब जो है वो नीचे की तरफ बनेगा इस प्रकार से। ये अगर लेंस है, यहां अगर वस्तु रखा गया है तो प्रतिबिंब यहां इस तरीके से बनेगा, ठीक है। प्रतिबिंब अगर वस्तु की हाइट 2 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की हाइट कितनी होनी चाहिए, 4 सेंटीमीटर, उसका जस्ट डबल, ठीक है। आगे बात समझ में, चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल, अपनी कार या बाइक में पीछे से आने वाली गाड़ियों या वाहनों को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करेंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का। किसका, उत्तल दर्पण का। बताया भी हमने कारण, क्यों, क्योंकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा सीधा और सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगर हम अवतल दर्पण का प्रयोग कर लें तो अगर गाड़ी बहुत दूर है तो उसका उल्टा प्रतिबिंब दिखाएगा, छोटा दिखाएगा, लेकिन जैसे जैसे गाड़ी पास आती जाएगी उसका प्रतिबिंब बढ़ता जाएगा और अचानक से सीधा हो जाएगा, जिससे एक्सीडेंट यानी कि डर, ठीक है, इंसान चौंक जाएगा, ठीक है। और जब चौंक जाएगा तो फिर जो है उसका कंट्रोल छूट जाएगा, जिससे एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का, ठीक है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल भी वही क्वेश्चन है, 15 सेंटीमीटर, जस्ट यही क्वेश्चन जो हमने कराया सेम इसी फार्मूले पे ये वाला क्वेश्चन लग जाएगा। बोलो बेटा कर लोगे, हाँ या ना। ये एक क्वेश्चन आप इसे ट्राई कर लेना, ठीक है। चलिए ये भी सेम क्वेश्चन है, ट्राई कर लोगे। इसमें किरण आरेख भी बनाना है तो किरण आरेख भी बना लोगे ना। बोलो जल्दी हाँ या ना, हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी आप ट्राई कर लेना और कमेंट सेक्शन में बताना अगर नहीं हो पाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी, ये न्यूमेरिकल भी आप लोग क्या करेंगे, ट्राई कर लेंगे, ठीक है, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े अगले सवाल पे। ये अवतल लेंस है, ठीक है, और अवतल लेंस की फोकस दूरी f यहां क्या ले लोगे, नेगेटिव ले लेना। क्या ले लेना, नेगेटिव, ठीक, बस कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये रहा पहला क्वेश्चन। अब इसका आंसर फटाफट आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताते चलिए।
फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते चलिए। जितने भी क्वेश्चन हैं आज के इस सेशन में, जल्दी से जो भी चीजें हमने आपको पढ़ाया वही सब है, उसी का निचोड़ यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि किसमें कितना आपका सही होता है। ठीक है, इसमें टोटल कितने क्वेश्चन है? टोटल 8 क्वेश्चन है। तो 8 क्वेश्चन में देखते हैं किसका कितना सही होता है। और एक बार आप सभी लोग इस सेशन को जल्दी से शेयर कर दो, जिससे और भी बच्चे इस लाइव सेशन में जुड़ सके। चलिए फटाफट क्वेश्चन दीजिए, क्वेश्चन का आंसर कीजिए। अनंत योम उत्तल दर्पण के ध्रुव, अनंत योम उत्तल दर्पण के ध्रुव के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां और किस प्रकार का होगा? अब आ जाओ, हम आपको पहले आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए, फिर हम आपको बताते हैं कि अनंत योम ध्रुव के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहां होगा। तो कहां होगा? दर्पण के पीछे, फोकस और ध्रुव के बीच होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट होगा। अब इसका किरण आरेख मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन यही था आपका। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन बेटा यही था आपका। खटाक, ये रहा, ये इधर हो गया अनंत, ये हो गया ध्रुव। तो अनंत और ध्रुव के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहां बना? ये हो गया ध्रुव और ये हो गया फोकस। तो P और F के बीच कहां बना? P और F के बीच बना। ठीक है, आगे बात समझ में दिख गया? चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन का हो गया बेटा आंसर। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। 20 सेंटीमीटर, कितने बच्चों का सही है? 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? जितनी उसकी फोकस दूरी है। ठीक है, कितनी फोकस दूरी है? 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, कौन सा भैया, कौन सा है? उत्तल दर्पण है। कौन सा है? उत्तल दर्पण। ठीक है, तो उत्तल दर्पण यानी क्या दे दिया है? F बराबर 20 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। ठीक, और क्या कह रहा है? U बराबर -20 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब कहां रखा गया? वस्तु कहां रखा गया? -20 सेंटीमीटर। ठीक, अब V का मान आपको निकाल लेना भाई। चलिए आ जाओ, लगा लो फार्मूला। 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। V का मान चाहिए ना, तो 1/V बराबर क्या हो जाएगा? 1/F माइनस 1/U। 1/V, 1/F का मान कितना भाई? 20 प्लस का 20 और माइनस 1/U, U का मान -20, माइनस माइनस मिलकर हो गया प्लस। 1/20 और प्लस 1/20 कितना हो गया? 2/20 कट गया 1/10, 2 1 के 2, 2 दहम 20। तो 1/V बराबर 1/10, तो V बराबर कितना? 10। V बराबर कितना आया? 10 आया। और प्रतिबिंब कहां बनेगा? कौन सा लेंस, कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कहां बनता है? दर्पण के पीछे। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर और दर्पण के पीछे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों का सही है जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ। चलिए अगला, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर है, तो कांच जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, इसमें प्रकाश की चाल होगी। अभी अभी एक हमने आपको रिलेशन बताया कि n बराबर क्या होता है? C/V। ठीक, तो V बराबर क्या हो जाएगा? C/N। C का मान 3 × 10⁸, n का मान 1.5, तो 5 यानी कि 1.5 होता है। कितना? 1.5 का मतलब 1.5, तो 1.5 1 के 1.5, 1.5 दूनी 3, तो कितना हो गया? 2 × 10⁸ है कहीं ऑप्शन में? ये रहा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर, ये 108 नहीं है, ये 8 बेटा यहां पावर में है। 8 यहां क्या है? पावर में। ठीक है, तो ये 2 × 8, ये बिल्कुल आपका सही हो गया। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन है कि निम्न में दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल सबसे न्यूनतम किसमें होगी? यानी प्रकाश की चाल सबसे कम किसमें होगी? तो जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी? कम होगी। तो जल्दी से भाई बताइए आप सभी लोग कि इसमें से अपवर्तनांक सबसे ज्यादा किसका है? जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होगा, ठीक है, कांच, उसके बाद है जल, उसके बाद है केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल। तो भैया जल, कांच,
इन दोनों से ज्यादा अपवर्तनांक तो कांच का होगा और कांच से ज्यादा अपवर्तनांक हीरे का होगा, हीरे का। तो सबसे कम चाल किस में होगी? हीरे में होगी। किस में होगी? हीरे में होगी। ठीक, चलिए आगे। फिर क्वेश्चन रिपीट, इसमें भी आपका हीरा ही हो जाएगा, हीरा हीरा डायमंड। चलिए आगे बढ़िए। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे। कोई दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता, सदैव सीधा, तो दर्पण कौन सा होगा? सदैव सीधा। अगर आप सेशन में शुरू से हैं तो भैया इसका आंसर एकदम गलत नहीं होना चाहिए। यहां देखो, ये रहा, क्या लिखा हुआ है? सदैव सीधा। सदैव सीधा कौन सा दर्पण है? उत्तल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ बेटा? उत्तल हो गया। तो कौन सा दर्पण हो गया आपका? उत्तल हो गया। और इसके साथ साथ अगर हम समतल की बात करें तो समतल दर्पण भी आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनाता है। तो समतल दर्पण भी आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही बनाता है। तो इसलिए क्या हो गया? या तो उत्तल या तो समतल, ये दोनों हो गए। ये भी आपका सीधा बनाता है और ये भी आपका सीधा बनाता है। ठीक है, तो या तो समतल या तो उत्तल। ठीक, चलिए अगला। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, या बराबर कितना? 10 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या बताओ। तो वक्रता त्रिज्या r बराबर क्या होता है? 2 गुणे फोकस दूरी। तो फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर, तो 2 गुणे 10 यानी कि 2 धाम 20। कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर। अगला, उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहां रखना चाहिए? उत्तल लेंस है। क्या है? उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस के द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहां रखना होगा? जल्दी बोलो भाई। कह रहा है लेंस के फोकस पर। अगला है लेंस से 25 सेंटीमीटर, यानी फोकस और 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। फिर कह रहा है 2f की दूरी पर, 2f और अनंत के बीच में। तो इनमें से कौन सा क्वेश्चन आपका सही है? सबसे पहली चीज तो यहां पे 25 कहां से आ जाएगा? 25 नहीं होगा यहां पे होगा भैया f और 2f। ठीक है, f और 2f। तो यही आपका आंसर भी है, f और 2f। f और 2f यही आपका आंसर भी है। ध्यान दीजिएगा। क्यों? देखिए कहां गया भैया लेंस। तो चलिए यहां लेंस वाले क्वेश्चन पे हम आपको दिखाते हैं। जैसे सिंपल सी बात है, अच्छा चलो यही लेंस बना देते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, चलो जैसे मान लो, देखो ये आपका कोई उत्तल लेंस है, ये आपकी मुख्य अक्ष हो गई, ये आपका f हो गया, ये आपका 2f हो गया। अगर आप वस्तु को यहां पर रखते हैं, ठीक, तो इसका प्रतिबिंब देखो जरा कहां बनेगा। ये आपका f2 होता है और यहां 2f2 हो जाएगा। ये f1, ये f1, ये रिफ्लेक्ट होके यहां से चला गया। इस प्रकार से रिफ्लेक्ट होके, तो यार क्या हो रहा बार बार, इस प्रकार से रिफ्लेक्ट होके यहां से गया। दूसरा वाला कहां से जाएगा? यहां से, चाहे यहां से भेज दो, यहां से हम भेज देते हैं। अब ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा इस प्रकार से। अब दोनों को मिलाओ, देखो यहां पे वस्तु का बड़ा सा प्रतिबिंब बनेगा, यहां बड़ा सा। ठीक है, अब जैसे जैसे आप वस्तु को इसके पास लाओगे तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होती जाएगी? फिर ये भैया बढ़ती जाएगी और ये धीरे धीरे अनंत की तरफ शिफ्ट होगी। और जब अनंत पे चीजें बनती हैं तो वो वास्तविक नहीं रह जाती हैं। ठीक है, और आगे लाओगे तो फिर ये इसी तरफ बन जाएगा, तो फिर ये इसी तरफ यानी कि आभासी बन जाएगा। और अगर आप यहां रखोगे
तो यहां पे रखोगे 2f1 पे, तो जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब। इससे और दूर रखोगे तो छोटा बनेगा। तो जैसे जैसे इसके पास लाओगे तो प्रतिबिंब क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। और जब आप f पर रखोगे, यहां पर रखोगे, तो प्रतिबिंब कहां पर बन जाएगा बेटा, अनंत पर बन जाएगा। और ये एकदम हम गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि अनंत पर प्रकाश किरणें एक दूसरे से मिलेंगी ही मिलेंगी। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के समांतर जाती हैं और समांतर वाली कहीं मिलती नहीं है, तो ऐसा माना जाता है कि वो अनंत पर। तो जब बात माना जाने वाले की आ गई, तब प्रतिबिंब आपका वास्तविक ना होके कैसा हो जाता है, आभासी हो जाता है। जहां माना जाना की बात आती है वहां प्रतिबिंब वास्तविक नहीं रह जाता। ठीक है, तो इसलिए जैसे यहां हम रखेंगे तो आभासी बन जाएगा, लेकिन हमें आभासी नहीं चाहिए, वास्तविक चाहिए। तो हम यहां तक नहीं ला सकते हैं, बल्कि यहां तक ला सकते हैं। तो यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी, 2f और f के बीच ही तो कहलाएगी। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ बेटा, f और 2f के बीच। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि किसके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, और ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा देखिए, 45 दिन में इस ब्रह्मास्त्र बैच के अंदर आपकी पूरी कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है। तो जो भी बच्चे अभी तक शुभम क्लासेस के किसी भी प्रकार के बैच में नहीं जुड़े हैं, वो ब्रह्मास्त्र बैच में जुड़ जाएं। बाकी जो क्रैश कोर्स में जुड़े होंगे या टॉप 100 बैच में जुड़े होंगे, उनको ये ब्रह्मास्त्र बैच मिल जाएगा। ठीक है, उनका जो है ब्रह्मास्त्र बैच फ्री में जो है ओपन हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में। और इसी तरीके से आपके हर एक सब्जेक्ट की तैयारी चलेगी एकदम बेहतरीन ढंग से। ओके, थैंक यू।